विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि एलएसी पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। उन्होंने कहा 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बॉर्डर पर शांति भंग हुई थी, तब से दोनों देशों में रिश्ते ठीक नहीं हैं। हालांकि हाल ही में बातचीत से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। आपको बता दें, बॉर्डर की शांति के लिए 3 सिद्धांत सबसे ज़रूरी है। भारत और चीन एलएसी का सम्मान करें, किसी भी तरफ यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश न की जाए, दोनों देशों के बीच जो समझौते पहले से हो चुके हैं उनका पालन हो। 1988 में भारत चीन ने सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने के और शांति बनाए रखने के लिए कई समझौते किए थे। 1993, 1996 और 2005 में शांति और व्यवस्था बहाली के उपाय किए गए थे। चीन ने 1962 के युद्ध से अकाई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र का कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन को सौंप दी थी। महाराष्ट्र के कार्यकारी एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर पहुंच गए हैं। वे शुक्रवार को ठाणे गए थे, अब 4 दिन बाद वापसी लौटे हैं। ठाणे में उन्होंने अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा सेहत अच्छी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के साथ महायुति के नेताओं की मुलाकात हो सकती है। शिवसेना विधायकों के साथ मीटिंग भी होनी है। ये मीटिंग देर शाम या रात को हो सकती है। इसमें सरकार गठन पर अहम फैसले कर सकती है। भाजपा विधायक दल की बैठक कल यानी 4 नवंबर को होगी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे। ये दोनों नेता आज ही मुंबई पहुंचेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी भाजपा शिवसेना शिंदे एनसीपी महायुति यानी भाजपा शिवसेना शिंदे एनसीपी वार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला, लेकिन 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की तैयारियां समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, साधु महंत, कलाकार, लेखक भी आएंगे। विजय रूपाणी ने कहा भाजपा विधायक दल की मीटिंग आज या कल हो सकती है। उन्होंने कहा मुझे लगता है महाराष्ट्र को भाजपा से मुख्यमंत्री मिलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 6ठा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी आईएनडीआईए ने ब्लॉक के नेताओं के अडानी मुद्दे पर संभल में हुई हिंसा को लेकर संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। हालांकि सपा और टीएमसी नेता प्रदर्शन में नहीं दिखे। लोकसभा ने संभल हिंसा पर बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा संभल में जो घटना हुई है वह एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था। संभल में भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भाजपा और उसके दलों द्वारा देश में खुदाई की बातें की जा रही हैं जो भाईचारे को खो देगी। अखिलेश यादव के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है। जो संभल में हुआ उसी के आधार पर बदायूं, जौनपुर, अजमेर शरीफ में जो हो रहा है, सारे देश में आग लगाने की साजिश की जा रही है। इस बार सर्दियों के शीतलहर आने वाले दिन कोल्ड वेव डेज कम होंगे। दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक कई देश में तापमान सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे और छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे अगले 3 महीने के दौरान कोल्ड वेव में डेज 2 से
6 दिन कम हो सकते हैं। वहीं दिसंबर में पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी जगह कोल्ड वेव डेज की संभावना बेहद कम है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी कम होगी। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी तक खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। यहाँ मंगलवार को 9 बजे से AQI 308 रिकॉर्ड किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग में सोमवार रात बर्फबारी हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में पारा 10 तक पहुंच गया। दक्षिण भारत के 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फेंगल तूफान के कारण भारी बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से तमिलनाडु में तूफान से 12 मौतों का दावा किया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने निकाला गधी का दूध। दूध निकालने के बाद बाबा रामदेव ने पहली बार चखा स्वाद। पतंजलि गुरुकुलम में योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाबा रामदेव गधी का दूध निकालते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पतंजलि गुरुकुलम में बच्चियां योग मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। बाबा रामदेव सबके सामने दूध पीते दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ दूध की प्रशंसा भी कर रहे हैं। सच में वेरी टेस्टी। क्या बात है साहब? सच्ची मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो सच में भाई गजब का है भाई। वहीं पतंजलि के डॉक्टर के मुताबिक गधी का दूध गाय, बकरी और ऊँटनी के मुताबिक अलग और ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये दूध बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के लिए भी सक्षम है। ज़्यादातर लोग गाय और भैंस का दूध पीते हैं, हालांकि कुछ लोग बकरी का दूध भी पीते हैं। जाहिर है गधी का दूध भी पिया जा सकता है और इस दूध के कई फ़ायदे होते हैं। गधी के दूध में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, साथ में लैक्टोफेरिन प्रचुर मात्रा में होता है जो एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है। ये अन्य दुधारू पशुओं के दूध से अधिक पौष्टिक है। बाबा रामदेव के मुताबिक यह सुपर टॉक्सिक और कॉस्मेटिक भी हो सकता है जो स्किन के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। गधी के दूध को एलर्जी वाले लोग भी पी सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक गधी के दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे विटामिन और मिनरल होते हैं। इससे हड्डियां, इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। गधी के दूध के बारे में बाबा रामदेव का ये भी कहना है, ये दवा के लिए एक हेल्थ ऑप्शन भी हो सकता है। साथ ही गधी के दूध के लिए एक नई स्वस्थ बहस हो सकती है।